जब मैं छोटा था, हमारे गांव में एक कहानी मशहूर थी कि पीछे वाले पहाड़ पर एक अजीब चीज रहती है, सुअर का सिर और इंसान का बदन। लोग कहते थे कि वो बारिश के दिन निकलती है और लोगों का दिमाग खा जाती है। गांव वाले इतना डरते थे कि बारिश में घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये तब तक चलता रहा जब तक एक रात चेन कसाई ने उस राक्षस को पकड़ नहीं लिया और लोहे की जंजीर से बांध नहीं दिया। तब जाके गांव वाले उसका चेहरा देख पाए। चेन कसाई ने अपना पैर राक्षस पर रखा तो उसने सुअर जैसी जोर से चीख मारी। ज्यादा बड़ा नहीं है यार, मुझसे ही उतना लंबा है। कहानी में जितना बताते थे उतना तो बिल्कुल नहीं। किसी को सुअर का मांस चाहिए? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे और धीमी आवाज में बातें करने लगे। कुछ हिम्मत वाले बोल पड़े, चेन चाचा, हम एक ही गांव के हैं, पैसे क्यों लोगे? हाँ यार, पैसे क्यों? चेन कसाई ने उन्हें घूर के देखा और बोला, मैं इस राक्षस को पकड़ने के लिए मूसलाधार बारिश में पहाड़ पर गया था, लगभग कटवा लिया अपने आप को। उसने अपनी दाहिनी टांग उठाकर सबको दिखाई। पिंडली लाल हो गई थी और सुअर के दांतों के गहरे निशान थे। पैसे नहीं दोगे तो मांस नहीं मिलेगा। हमारे गांव के लोग जैसे किसी बुरी नजर में थे। कोई 60 साल से ऊपर नहीं जी पाता था। बस अंधे बाबा ही 60 पार कर पाए थे और लोग कहते थे कि इसलिए क्योंकि जवानी में उन्होंने इस राक्षस का मांस खाया था। इसीलिए गांव वाले मानते थे कि लंबी उम्र के लिए इस राक्षस का मांस खाना जरूरी है। गांव वाले चुप रहे। जिनके पास पैसे थे उन्होंने खरीदा, जिनके पास नहीं थे वो किनारे खड़े होकर सोचते रहे कि कुछ बचा खुचा मिल जाए। कुछ नौजवानों ने राक्षस को कसकर पकड़ रखा। चेन कसाई ने हाथ में पकड़ा तेज चाकू राक्षस की गर्दन में घोंप दिया। राक्षस की चीख कान फोड़ू थी और खून जमीन पर बह गया। चेन कसाई ने सारी जिंदगी सुअर काटे थे। उसका हाथ बड़ा माहिर था। उसने आसानी से पूरा सिर काट दिया और मेज पर रख दिया। बिना सिर का धड़ जमीन पर पड़ा था। मैं डर गया और दादा के पीछे छुप गया। गांव वाले आगे बढ़े और जल्दी जल्दी मांस बांट लिया। मुझे भी 2 सुअर के कान मिले। जिंदगी बढ़ाने वाली चीज। मेरे दादा की उम्र उस वक्त 59 साल थी। 60 पर पहुंचने वाले थे। ये कान उनके लिए बड़ी काम की चीज थी। घर पहुंचकर मैंने दादी को कान दे दिए। दादी ने गोदाम में जाकर उन्हें पकाया। खाना मेज पर लगा। मैंने भी एक टुकड़ा मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाया। सच में बड़ा स्वादिष्ट था। इस राक्षस का मांस सच में अच्छा है, बस पकड़ना बहुत मुश्किल है, दादी ने कहा और मेरी कटोरी में एक टुकड़ा और डाल दिया। छोटू, छक के तो देखो। पता नहीं क्यों जब से मुझे होश आया है मैं सुअर का मांस नहीं खा सकता था। खाते ही उल्टी होती थी। वो गंध मुझे सहन नहीं होती थी। दादी की नजरें उम्मीद से भरी थीं, इसलिए मैंने मजबूरी में कान का टुकड़ा उठाया। एक बार काटा और तुरंत थूक दिया। देखो इस बच्चे को, सुअर का मांस भी नहीं खा सकता। दादी ने वो थूका हुआ टुकड़ा उठाया और खुद खा लिया। मैं चुपचाप सूखी मक्के की रोटी खाता रहा। सुन छोटू, राक्षस का मांस खाने से लंबी उम्र मिलती है, दादा ने एक टुकड़ा मेरी कटोरी में रखते हुए कहा। मैंने दादा की तरफ ऊपर देखा। उनकी गर्दन एक घेरे जितनी मोटी हो गई थी। चेहरे पर 2 गहरी लकीरें आ गई थीं, जैसे किसी बूढ़े सुअर की। दादा, आपकी गर्दन मोटी हो गई है। दादा ने अपनी गर्दन को हाथ से छुआ। मोटी हो गई? दादी एकदम पास आ गईं। मुंह लगभग दादा के चेहरे से चिपका कर देखने लगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, दादी ने मेरी तरफ देखकर कहा। तेरे दादा की गर्दन ठीक ही है ना छोटू? सच में मोटी हो गई है, कम से कम 3 उंगली जितनी। मैं सोचने लगा शायद मैं गलत देख रहा हूं, पर नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा था। इसी उलझन में था कि दादा थाली का सारा मांस खा चुके थे। रात गहरी हुई। दादा दादी गहरी नींद में सो गए। खर्राटे गूंज रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं दादा को देखने गया। उनकी गर्दन अब और मोटी हो रही थी, आंखों के सामने ही। मैं डर गया। उन्हें जगाना चाहता था, पर तभी बाहर से बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क से मैं डर गया और रजाई में सिकुड़ गया। कुछ पल बाद हिम्मत करके सिर निकाला। दादा उठ बैठे थे। सिर झुकाए वो चारपाई से उतरे, दरवाजे तक गए और किवाड़ खोल दिया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। दादा, जैसे सुना ही नहीं, सीधे बाहर चले गए। मेरी आवाज से दादी जाग गईं। क्या हुआ दादी? दादा बाहर चले गए। दादी एकदम उठ बैठी, घबराकर बाहर निकलीं और दादा को ढूंढने लगीं। अभी दरवाजा खुला था और वो बाहर चले गए। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अगर उन्हें कुछ हो गया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। दादी यह कहकर तेजी से बाहर निकल गईं। मैं भी पीछे चला। दादी, मैं भी चलूंगा, अकेले डर लग रहा है। वापस जा, दादी ने मुझे धकेला और अंधेरे में आगे बढ़ गईं। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। चुपके से झांका तो देखा एक सुअर के सिर वाला राक्षस दादी के एकदम पीछे पीछे चल रहा था, बहुत पास। दादी, पीछे देखो, सुअर वाला राक्षस है तुम्हारे पीछे। दादी ने सुना ही नहीं, चलती रहीं। राक्षस भी उनके साथ साथ चलता रहा। धीरे धीरे दोनों अंधेरे में गुम हो गए। मैं पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दौड़कर कमरे में गया, दरवाजा अंदर से बंद किया और कोने में दुबक गया। बस यही सोचता रहा, बारिश रुको, बारिश रुको। लेकिन अगली सुबह भी बारिश जारी रही। दादा दादी नहीं आए। दोपहर को जब बारिश रुकी, मैं अभी बाहर निकला ही था कि देखा
दादा आ रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। पीछे गांव के कुछ लोग थे और कुछ नौजवान लकड़ी का तख्ता उठाए हुए थे। तख्ते पर कोई लेटा था, सफेद कपड़े से ढका हुआ था, चेहरा दिख नहीं रहा था। उन नौजवानों ने तख्ता जमीन पर रखा और दादा से बोले, चाचा जी, भाभी जी को ले आए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं दादा के पास दौड़ गया। मेरा दिल पहले ही जान चुका था, तख्ते पर लेटी हुई वो दादी थी, हुलियम। यह सूअर के सिर वाला राक्षस गांव में आकर नुकसान पहुंचा रहा है। हम बैठे नहीं रह सकते, कुछ करना होगा, एक गांव वाले ने कहा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। राक्षस को पकड़ना आसान नहीं है, जान जा सकती है। चेन कसाई ने देखा कि गांव वाले चुप हैं, तो उसने दादा से पूछा, चाचा, क्या आप अपनी पत्नी का बदला नहीं लेंगे? बदला कैसे लूं? वो राक्षस बड़ा चालाक है, मेरी हिम्मत नहीं उससे लड़ने की। दादा का जवाब अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि हवा के एक तेज झोंके ने दादी के ऊपर से सफेद कपड़ा उड़ा दिया। दादी की आंखें फटी हुई थीं, उनकी खोपड़ी खाली थी, दिमाग गायब था। गांव वाले सन्न रह गए। अंधे बाबा घबराकर बोले, पहले लाश को जला दो, राक्षस का मामला बाद में देखना। नहीं जला सकते, एक बुजुर्ग बोले। जो इस तरह अचानक मरे हों, उन्हें पहले विधि से मुक्ति दिलानी होती है। अगर बिना कुछ किए सीधे जला दिया तो आत्मा भटकती रहेगी, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। यह गलती मत करो। दादा ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, मैं पंडित को बुलाने जाता हूं और चाचा जोगेंद्र को भी शहर से बुलाना होगा, वो आखिरी बार अपनी मां को देख ले। यह सुनकर गांव वाले कुछ नहीं बोले और धीरे धीरे अपने घर चले गए। चाचा जोगेंद्र मेरे छोटे चाचा का नाम था। वो और चाची खुशी 3 साल से शहर में काम कर रहे थे। सुना था उनका एक बेटा भी हुआ था, मुन्ना, 2 साल का। पर वो लोग कभी घर नहीं आए थे। दादा जाने से पहले मुझसे बोले, छोटू, इन तीनों अगरबत्तियों को देखते रहना, बुझने मत देना, मैं पंडित को लेकर जल्दी वापस आता हूं। ठीक है दादा। दादा के जाने के बाद घर में बस मैं और दादी की लाश रह गए। शाम ढलते ढलते दादा वापस आए। वो कमरे में घुसे ही थे कि दादी के ऊपर का सफेद कपड़ा फिर से हट गया। दादी की आंखें अब भी खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर और गर्दन पर नीले काले दाग आ गए थे। देखने में बहुत डरावना लग रहा था। छोटू, आज रात तू पश्चिम वाले कमरे में सो जा, मैं यहां पूरब वाले कमरे में बैठकर तेरी दादी के पास रहूंगा। दादा, मैं भी आपके साथ बैठूंगा। आप रात भर अकेले कैसे जागोगे? अगरबत्ती रात भर जलती रहनी चाहिए, बार बार बदलनी पड़ेगी, तू जाग नहीं पाएगा। मैंने दादा का चेहरा ध्यान से देखा। वो भी मोटा हो गया था। उनकी आंखें मांस में ढंस गई थीं, जैसे किसी सूअर की आंखें। मुझे चुप देखकर दादा ने मुझे उठाकर कमरे से बाहर कर दिया। मैं मन में सोचता रहा, ठीक है, पहले पश्चिम वाले कमरे में जाकर लेट जाता हूं, रात को उठकर दादा को सुला दूंगा और खुद जागकर अगरबत्ती देखूंगा। मैं पश्चिम वाले कमरे में गया और चारपाई पर लेट गया। कब नींद आई पता ही नहीं चला। अचानक बिजली की जोरदार कड़क से नींद खुली। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। मैंने वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। मैं चारपाई से उतरा और पूरब वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कमरे की बत्ती बंद थी, अंदर घुप अंधेरा था, यहां तक कि अगरबत्ती भी नहीं जल रही थी। मैंने धीमी आवाज में पुकारा, दादा? कोई जवाब नहीं। दादा? फिर भी चुप्पी। हिम्मत जुटाकर अंदर गया। सड़े मांस की तीखी बदबू थी। अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ा। अचानक पैर किसी चीज से टकराया। हाथ से छूकर देखा, कोई इंसान था, जमीन पर बैठा हुआ। मैं डर गया और चीख पड़ा, छोटू, क्यों चिल्ला रहे हो? दादा की आवाज थी। दादा, बत्ती क्यों बुझाई? बल्ब खराब हो गया। और अगरबत्ती क्यों बुझ गई? दादा चुप रहे। वो उठे और पूरब वाले कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पहले थोड़ा बहुत दिख रहा था, पर दरवाजा बंद होते ही अब बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था। अगरबत्ती जल गई। दादा की आवाज अजीब लग रही थी, जैसे गले में कुछ फंसा हो। दादा, आप थोड़ी देर सो जाइए, मैं यहां बैठकर दादी के पास रहूंगा। दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यह भी नहीं पता था कि वो अंधेरे में कहां हैं। तभी अचानक एक हाथ मेरे कंधे पर आ गया। प्यारे बच्चे, तू चारपाई पर जा और सो जा, दादा है यहां, सब ठीक रहेगा। पर दादा की आवाज में कुछ था जो मुझे डरा रहा था। मैं बस चुप रहा। दादा अचानक बोले, जल्दी जा, चारपाई पर सो जा। मैं डरते डरते चारपाई पर चढ़ गया और लेट गया। आधी नींद में था कि एक आवाज सुनाई दी, गड़गड़, छट छट, बड़ी जोर की आवाज थी। मैं एकदम उठकर बैठ गया। अंधेरे में उस आवाज की तरफ देखने की कोशिश की और जो दिखा उससे रूह कांप गई। एक सुअर के सिर वाला राक्षस दादी की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, दोपहर हो चुकी थी। उठ गया, भूख लगी होगी, आ जल्दी खाना खा। दादा मेरे पास बैठे थे। दादा, कल रात मैंने सुअर के सिर वाले राक्षस को देखा, उसने दादी की लाश को खा लिया। यह सब मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं रख पाया। दादा बस इतना कहकर लंबी लंबी आहें भरने लगे। मैंने दादा को ध्यान से देखा। उनका पेट गोल हो गया था, एकदम फूला हुआ, जैसे कोई ढोल।
तू बैठ, मैं जाकर खाना लाता हूँ। दादा गोदाम में चले गए। मैं चारपाई से उतरा। कमरे में अब भी बदबू थी। जमीन पर खून के धब्बे थे, हड्डियों के टुकड़े और मांस के चिथड़े बिखरे पड़े थे। ये सब दादी के थे। उस राक्षस ने दादी को काटा और फिर उनकी लाश भी खा गया। मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। मैं घुटनों के बल बैठकर 3 बार माथा टेका। जब दादा वापस आए तो बोले, तेरे चाचा जोगेंद्र और चाची खुशी आज रात को आ रहे हैं। उन्हें सुअर के सिर वाले राक्षस की बात मत बताना। क्यों नहीं बताना? राक्षस ने दादी को मारा है और उनकी लाश भी खा गया। ये बात सबको पता होनी चाहिए। चाचा जोगेंद्र को बताना चाहिए ताकि वो चेन कसाई के साथ जाकर उस राक्षस को पकड़ सकें। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दादा ने जोर से लात मारी। मैं गिर पड़ा। उठने से पहले ही दादा ने मेरा गिरेबान पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। वो कुआं कम से कम 1 मीटर चौड़ा और कई दर्जन मीटर गहरा था। गिरे तो मौत पक्की थी। मैं दादा का हाथ कसकर पकड़े रहा। बस डर था कि वो मुझे नीचे न फेंक दें। दादा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। बोल, सुनेगा या नहीं? सुनूंगा दादा, मैं सुनूंगा। ये सुनते ही दादा ने मुझे छोड़ दिया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और बड़े बड़े सांस लेने लगा। दादा का गुस्सा पहले कभी ऐसा नहीं था। दादा ने मेरी आंखों में झांका। उनकी नजरों में खूंखार भाव था। कुछ पलों बाद वो भाव धीरे धीरे कम हुआ। दादा मेरे सामने बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। प्यारे बच्चे, चाचा जोगेंद्र मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसे मरते नहीं देख सकता। वो सुअर के सिर वाला राक्षस बहुत चालाक है। गांव वाले उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तू समझदार बच्चा है, किसी से कुछ मत कहना। पर गांव वाले तो जानते ही हैं कि दादी को राक्षस ने मारा। ये कैसे छुपेगा? जो मेरे घर में मुंह खोलेगा उसकी खाल उधेड़ दूंगा। दादा ये कहकर गधा गाड़ी जोत कर कस्बे की तरफ चले गए। घर में बस मैं अकेला रह गया। शाम को दादा वापस आए। साथ में चाचा जोगेंद्र, चाची खुशी और छोटा मुन्ना भी था। मुन्ना बस 2 साल का था। अरे छोटू, कितना बड़ा हो गया है। चाचा जोगेंद्र ने मेरा सिर सहलाया। रात हो गई थी, इसलिए सब जल्दी सो गए। अगले दिन सुबह दादा ने मुझे घर पर बगीचे की देखभाल करने के लिए कहा। मुन्ना अभी छोटा है, उसे कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते। तुम दोनों यहीं रहो। मैं मुन्ने के साथ घर पर ही रहा और आंगन में खेलता रहा। पर मेरे मन में यही ख्याल था, दादी की लाश तो राक्षस खा गया, किस पर फूल चढ़ाने जाएंगे। दोपहर को दादा अकेले लौटे। चाचा जोगेंद्र और चाची खुशी कहाँ हैं? तीसरे दादा के घर गए हैं मिलने। तीसरे दादा का घर पड़ोसी गांव में था। हर बार जब चाचा जोगेंद्र शहर से आते तो वहां जरूर जाते थे। दादा मुन्ने के पास झुके और हंसते हुए बोले, आओ दादा की गोद में बैठो। पर मुन्ने ने मेरी कमीज कसकर पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगा। दादा की तरफ जाना ही नहीं चाहता था। दादा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने जबरदस्ती मुन्ने को उठा लिया और बड़बड़ाते हुए बोले, रोया तो बाहर फेंक दूंगा। मुन्ना डर गया। उसने अपनी गोल गोल आंखों से दादा को देखा और रोना बंद कर दिया। छोटू, जाकर पानी गर्म करो। दादा मुन्ने को लेकर पूरब वाले कमरे में चले गए। मैं गोदाम में जाकर पानी गर्म करने लगा। थोड़ी देर बाद दादा गोदाम में आए। उनकी पीठ पर एक बड़ी बोरी बंधी थी। मुन्ना सो गया है, ज्यादा शोर मत करना। मैं तीसरे दादा के यहां जाता हूं। दादा वो बोरी पीठ पर लेकर चले गए। मैं आंगन में अकेला बैठकर उनका इंतजार करता रहा। शाम को दादा, चाचा, जोगेंद्र और चाची खुशी तीनों वापस आए। चाची खुशी ने अंदर जाते ही पूछा, मुन्ना कहाँ है? कमरे में सो रहा है। चाची मुस्कुराते हुए कमरे में गईं और तुरंत भागती हुई बाहर निकल आईं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मुन्ना कमरे में नहीं है। चाची खुशी की बात सुनते ही चाचा जोगेंद्र दौड़े। मैं भी पीछे गया। चारपाई खाली थी, यहां तक कि मुन्ने का बिछाया हुआ बिस्तर भी नहीं था, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। चाची खुशी ने मेरी तरफ घूमकर मुझे जोर से धकेला। मैं गिर पड़ा। तुमने मुन्ने को नहीं देखा? वो कमरे में था, कैसे गायब हो गया? ये सब तुम्हारी गलती है। चाची, मुन्ना वहीं था। मैं पूरे वक्त आंगन में था। वो कमरे से कैसे जा सकता है? चाची ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वो रोते हुए बोली, मेरे मुन्ने को क्या हुआ? ये कैसे हो गया? चाचा जोगेंद्र ने चाची का हाथ पकड़ा। घबराओ नहीं, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तभी आसमान में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जल्दी बाहर निकलते हैं मुन्ने को ढूंढने, चाची खुशी बोली। दादा ने रोका। रुको, पहले बारिश रुकने दो। चाची खुशी एकदम भड़क उठी। ये क्या कह रहे हो आप? मुन्ना बाहर है और आप कह रहे हो बारिश रुकने दो? वो आपका पोता है। बारिश में मत जाओ, हमारे गांव की बात मानो। बारिश में बाहर गए तो सुअर के सिर वाले राक्षस से सामना होगा। बारिश में राक्षस बस इसीलिए डर रहे हो, जिन्होंने बुरे काम किए हों वो डरते हैं कि कहीं बिजली ना गिर जाए। तभी एक और जोरदार कड़क हुई। चाचा जोगेंद्र ने चाची का हाथ थामा। सुनो खुशी, थोड़ी देर रुको। चाची ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। जोगेंद्र, मुन्ना तेरा बेटा है, जाओ उसे ढूंढो। पर चाचा जोगेंद्र की हिम्मत नहीं हुई। वो सिर झुकाए खड़े रहे, बाहर नहीं निकले। दादा बोले, जाने दो उसे, हो गया तो दूसरा हो जाएगा। चाची खुशी ने दादा की तरफ देखा, फिर चाचा जोगेंद्र की तरफ। दोनों की आंखों में उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखी। वो कुछ नहीं बोली और अकेले मूसलाधार बारिश में बाहर निकल गईं, मुन्ने को ढूंढने। पागल औरत, जाने दो, नहीं ले आएंगे। चाचा जोगेंद्र बस चुपचाप जमीन पर